आज हम एक शानदार पीपीएस सब्जेक्ट का कोर्स ले आए हैं जो कि फुली डेडिकेटेड होगा एकेटीयू बेस्ड सिलेबस पर। इस कोर्स को डिजाइन करते समय हमने कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखा है कि ये कोर्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। सेकंड चेंज, इसमें आपको ग्राफिकली समझाया जाएगा। थर्ड वन, जहाँ कोडिंग की बात आएगी वहाँ पे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाया जाएगा, वहाँ से आपको समझाया जाएगा बहुत अच्छे से। तो इस कोर्स में हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आपको बढ़िया ढंग से समझ आएगा उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपीएस सब्जेक्ट का यूनिट 1। तो देखेंगे इस सब यूनिट में क्या क्या है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम समझेंगे अच्छे से। तो बेसिकली ये हमारे यूनिट 1 का सिलेबस रहेगा जो हम कवर करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर होता क्या है, मेमोरी क्या होती है, इस तरीके से आपको समझाया जाएगा। और हम इसमें ये देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम किस तरीके से लिखते हैं, इन चीज़ों को हम समझेंगे, फ्लो चार्ट को समझेंगे और सम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको समझाई जाएगी। बेसिकली पीपीएस सब्जेक्ट में आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के बारे में बताया गया है, किस तरीके से आपको सी लैंग्वेज को लिखना है, किस तरीके से आपको सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को समझना है। पीपीएस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, वहाँ पे आपको थियोरिटिकली बहुत सारा लिखना होगा। तो हमने क्या करा है कि आपके लिए प्रॉपर नोट्स तैयार करे हैं। उस तरीके से आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर ये दिखाया जाएगा कि एग्जाम में भी किस तरीके से आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से। कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स द रिजल्ट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। अब देखो, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। देते नहीं हो, देते हो आप इंस्ट्रक्शन किससे देते हो, कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं। अच्छा सर, आगे कंप्यूटर में आप इंस्ट्रक्शन देते हो, उस कंप्यूटर क्या करता है, उस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट दे देता है। जैसे आपने सपोज करो कि कंप्यूटर से बोला है कि भैया 2 + 3 कितना होता है, कंप्यूटर क्या करेगा, उस चीज को प्रोसेस करेगा कि 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, तो आपको वो 5 दिखा देगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। तो वही काम करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि एक्सेप्ट करता है इंफॉर्मेशन को एंड प्रोसेस करता है और हमें आउट रिजल्ट दे देता है। समझ आया नहीं समझ आया यहाँ तक? तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। A computer system requires hardware, software and user to fully function। एक कंप्यूटर को सिंपल हार्डवेयर की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और एक यूजर की जरूरत होती है। यूजर तो समझते हो ना आप, अरे आप ही हो यूजर, समझ रहे हो। जैसे कि थोड़ा मैंने आपको ग्राफिकली समझाया। देखो, हार्डवेयर समझते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, जो इस भाई ने लैपटॉप पकड़ रखा है उसकी बॉडी को जो पकड़ रखा है वही हार्डवेयर है, समझ गए। जो लैपटॉप की बॉडी है उसे ही हार्डवेयर कहेंगे। और यूजर क्या होगा, यूजर जो इसको यूज कर रहा है। अब आप बोलोगे अभी तो मेरे को बताया था, हाँ हाँ आप ही हो ये। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर ध्यान से सुनना, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हार्डवेयर के अंदर जो हार्डवेयर के अंदर चीजें चल रही होती हैं, जो हार्डवेयर के अंदर जो दिख रहा होता है हमें, वही सॉफ्टवेयर है, वही सॉफ्टवेयर है। हाँ, बेसिकली अभी इतना ही समझो ये सॉफ्टवेयर क्या है, बाकी हम आगे देखेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या असली में, कितने टाइप्स होते हैं ये सब भी देखेंगे। लेकिन आप अभी इतना समझो कि सॉफ्टवेयर सिर्फ इतना होता है, जो हार्डवेयर के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं उसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं हम, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। अगर मैं स्क्रीन में से इस लड़के से कहूँ, ए भाई ये लैपटॉप मुझे दे दे, मैं इसका लैपटॉप छीनने की कोशिश करूँ तो मैं छीन पाऊंगा नहीं ना, क्योंकि मैं तो इसके लैपटॉप को टच ही नहीं कर पाऊंगा। अगर ये टच करूंगा तो ये तो स्क्रीन को टच करूंगा ना।
इसके अंदर मैं नहीं टच कर सकता। अगर ज्यादा कोशिश करूंगा तो स्क्रीन ही टूट सकती है, तो मैं कोशिश नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है। तो जो ये अंदर दिख रहा है हमें वही सॉफ्टवेयर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कंप्यूटर को समझते हैं भाई। अभी तक हमने क्या देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, अब हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept input in binary format। डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है which accept input in binary format। अब भैया बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है अभी बताऊंगा, रुको। accept input in binary format, process it and produce output in binary format। अब देखो मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। आपने कंप्यूटर से बोला 2 और 3, 2 + 3 कितना होता है। अब कंप्यूटर तो भैया मशीन है, वो कैसे समझाएगा कि 2 + 1 तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो जो हमारे इनपुट डिवाइस हैं वो क्या करेंगे, 2 और 3 को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब वो बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है, बाइनरी फॉर्मेट वो होता है जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 की फॉर्म, 0 और 1 की फॉर्म को ही बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। जैसे जो होता है ना जितने भी सारे, जैसे कि ये देखो जैसे इंग्लिश लिखा है, अब ये इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश कन्वर्ट होगा 0 और 1 की फॉर्म में, 0 1 1 0 कुछ भी सपोज करो इस तरीके से लिखा होगा इंग्लिश। तो कंप्यूटर क्या समझेगा, अच्छा ये है, ये तो इंग्लिश लिखा है, समझे। तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझेगा ना कि इस लैंग्वेज को। क्लियर है यहां तक? कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझेगा, बाइनरी लैंग्वेज को। तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इनपुट को बाइनरी फॉर्मेट में और उसको प्रोसेस करेगा कि भैया क्या आया, 2 + 3 आया, अच्छा इसको प्रोसेस करते हैं। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो 2 और 3 कितना होता है 5, और उसको आउटपुट में दे देगा। अब आउटपुट में हमें तो बाइनरी फॉर्मेट समझ नहीं आती, तो जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं वो क्या करेंगे, बाइनरी फॉर्मेट को हमारे जो हमारी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर सिंपल आपको ये लिख देना कि डिजिटल कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट इनपुट इन बाइनरी फॉर्मेट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन बाइनरी फॉर्मेट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल द कंटेंट दैट इज रिटन इन इंग्लिश इज कन्वर्टेड टू बाइनरी लैंग्वेज। अभी जैसा आपको बताया एंड वाइस वर्सा, अभी आपको बताया ना वही चीज सेम कह रहा है। Thus computers and human communicate with each other, ये वही कह रहा है। अब देखो जैसे मैंने थोड़ा ही ग्राफिकली भी आपको बता दिया है, क्या करेंगे हम, इनपुट देंगे। जैसे इनपुट दिया हमने 2 + 4, 2 + 4 को ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। मान लो 2 को एक सपोज कर लो कि 2 को बाइनरी फॉर्मेट क्या लिखते हैं, 0 1 1 0 सपोज करो, और 4 को क्या लिखते हैं 1 0 1 0 सपोज करो। अब इसका कंप्यूटर देखेगा, अच्छा ये लिखा है, तो इसको क्या करेगा, ऐड कर देगा 0 1 1 में, और आउटपुट हमें दे देगा कितना, 2 और 6, 4 और 2 6। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है AKTU एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना। अभी तक जो हम समझ रहे थे वो एक एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए उस चीज का, इसलिए आपको बता दिया था। लेकिन अब कहानी स्टार्ट होती है हमारे यहाँ से जो क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ से आपको जो टॉपिक बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम व्यू से। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज आप ध्यान से सुनो कि सॉरी नोट्स भी आपको प्रॉपर अपने हैंड राइटिंग से लिखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपने जो नोट्स लिखे हैं वही आपके लिए बहुत अच्छे से काम आएंगे, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे एग्जाम में और बहुत बढ़िया नंबर लाओगे। अब नोट्स कहाँ से लिखें, अरे भाई जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स बनाना है आपको। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पॉज करना है और लिख लेना है, समझ लेना है, और अपने हिंदी में भी लिख लेना है साइड में कि इस चीज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर।
ये मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, समझो इस चीज को, डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। अब देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच मेक्स द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर स्मूथ एंड फास्ट। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5। कौन कौन से? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। किसी किसी बुक में 3 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 3? क्योंकि वो कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट से यहाँ तक वो इसको एक मान लेते हैं। तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और ये वाला तीसरा, इसको पूरा एक कंबाइन कर लेते हैं, तो वो 3 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको मैंने बिल्कुल ब्रीफ में ले जा रहा हूँ और अच्छे से ले जा रहा हूँ, और यही आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो हम एक चीज और समझ लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये भी आपको एग्जाम में बनाना है। ये क्वेश्चन आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, पॉइंटों में लिखते जाना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। ये क्या है? हमारी इनपुट यूनिट। ये क्या? हमारी आउटपुट यूनिट। ठीक है, आगे। अब देखो, ये है हमारा सीपीयू। क्या है बच्चों? सीपीयू। अब सीपीयू को थोड़ा जूम करते हैं। जूम कैसे? देखो, सीपीयू के अंदर क्या क्या दिख रहे हैं? सीपीयू के अंदर तो भैया मेमोरी यूनिट दिख रही है, अच्छा, और एक कंट्रोल यूनिट दिख रही है, और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दिख रही है, अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों। अब मेमोरी यूनिट को थोड़ा और जूम करो, मतलब मेमोरी यूनिट के अंदर जाओ, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी है, बहुत बढ़िया, समझ गए इस चीज को। अच्छा, अब थोड़ा चीज समझते इसमें होती कैसे है। सपोज करो आपने कोई इनपुट दिया, जैसे करो, मान के चलो आपने इनपुट दिया 2 + 3, ठीक है भैया, आपने इनपुट दिया 2 + 3। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा सबसे पहले आपकी ये बस रहेगी, लेकिन ये आपसे बात में समझे, इनपुट यूनिट से सबसे पहले जाएगा आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर। इनपुट यूनिट से सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन जाएगी आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब प्राइमरी मेमोरी में जाके ये स्टोर हो गई। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का ये काम क्या करती है? ये बेसिकली काम करती है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करती है। अब ये देखेगा भैया मैथ का काम है, ओ ये तो मेरी बारी है, तो ये क्या करेगा? इसको उठाएगा और उस पर प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। कितना देगा? 5। क्लियर यहाँ तक? मतलब इन सभी में लेन देन आपस में होता रहता है, ठीक है। इसमें लेन देन होगा, इसमें लेन देन होगा, इसमें लेन देन होगा, इस तरीके से यहाँ लेन देन चलता रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। समझ आया नहीं समझ आया बच्चों? तो अभी देखो, कंपोनेंट्स हम देख रहे थे, हमने ब्लॉक डायग्राम देख लिया, अब हम सभी में जाके देखेंगे, इन सभी कंपोनेंट्स को जाके देखेंगे कि ये क्या होते हैं। अब इनपुट यूनिट, तो बात करते हैं हम इनपुट यूनिट। थोड़ी पहले इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि पॉइंट इतने मेहनत से लिखे हैं, क्या लिखे हैं, काफ़ी रिसर्च करके लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कहीं से उठा के पकड़ा दिए, और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। काफ़ी पूरी टीम ने पूरी रात लग के मेहनत करी है, तो आपको अच्छे से इस नोट्स का उपयोग करना है, ठीक है। A computer will only respond when a command is given to the device। समझे इस बात का मतलब? नहीं समझे? चलो मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर तभी रिस्पॉन्ड करेगा जब आप उसको कमांड दोगे। कमांड क्या होता है? अरे भैया जो आपने 2 + 3 दे रहे हो ना, वही कमांड होती है। अच्छा, तभी रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ, तभी रिस्पॉन्ड करेगा। These commands can be given using the input unit or the input device। अब आप कमांड किससे दोगे? इनपुट यूनिट से दोगे। अब इनपुट यूनिट मतलब इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? अरे ये देखो ना, क्या है तुम्हारा फेवरेट? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अब भाई तुम इसी से तो लिखते हो, टक 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 लिखते हो ना, तो कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो, माउस से टच क्लिक करते हो कहीं भी, तो ये क्या दे रहे हो आप? ये आप उसको कमांड दे रहे हो। कंप्यूटर को इससे ही तो कमांड देते हो, कीबोर्ड से, माउस से।
ये क्या है, ये हमारे इनपुट डिवाइस है, ये हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इनपुट डिवाइस टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। आपको पहले बताया था कि इनपुट डिवाइस होते हैं, वो क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज क्या होते हैं, क्या होते हैं, अभी बताया था ना, बताया था, अरे जीरो और वन की फॉर्म, जीरो और जो वन की फॉर्म होती है उसी को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो कि कंप्यूटर समझता है। तो जो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, समझ आ गया नहीं आ गया, जीरो और वन की फॉर्म कौन कन्वर्ट करता है, हमारे इनपुट डिवाइस। फिर इनपुट डिवाइस से वो आगे जाएंगे। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, etc। ठीक है, ये अगर इनपुट डिवाइस, जैसे इनपुट डिवाइस आपको लिखने तो पड़ेगा, तो उसमें 3 पॉइंट्स लगने हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और उसके एग्जाम्पल भी दे देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर का सेकंड पॉइंट क्या था, आउटपुट यूनिट। अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। द आउटपुट यूनिट गिव्स द फाइनल रिजल्ट वंस द एंटायर प्रोसेसिंग इज डन। आउटपुट यूनिट क्या होती है, जो कि फाइनल हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करा देती है, जो फाइनल हमारा रिजल्ट दे देती है, हमारा फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करा देती है। समझ आ गया नहीं आ गया, आउटपुट यूनिट हमारा फाइनल रिजल्ट हमें दे देती हैं। कौन देता है फाइनल रिजल्ट, आउटपुट यूनिट। अब वट एवर वी राइट यूजिंग कीबोर्ड और क्लिक यूजिंग अ माउस इज ऑल डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। जो भी आप कीबोर्ड की मदद से लिखते हो वो दिखाई कहाँ देता है, जैसे सपोज करो आपने अपना नाम लिखा, मेरा नाम लिखा योगेश, तो ये कहाँ दिखाई देगा, ये आपकी जो स्क्रीन बनी होगी मॉनिटर, उस पर डिस्प्ले दिखाई दे जाएगा। तो जो मॉनिटर है ये हमारे क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। ये हमारे हेडफोन है, भैया आप गाने सुनते हो नहीं सुनते, मैं तो सुनता हूँ, तो किस पे सुनता हूँ, हेडफोन पे। और ये क्या है हमारा स्पीकर, वो है ना, हेलो जल्दी वहां से हटो, ये वही है। ठीक है, वट एवर वी राइट यूजिंग अ कीबोर्ड और क्लिक यूजिंग अ माउस, ये तो हो गया पॉइंट। सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, etc। समझ आ गया आउटपुट डिवाइस। चलो आगे चलते हैं। अब हम तीसरे कंपोनेंट्स के चर्चा करेंगे, मेमोरी यूनिट। इस मेमोरी यूनिट में बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार मैं दोबारा आपको रिकैप करा देता हूँ। डिजिटल कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 5। पहला कौन सा होता है, इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट, चौथा कंट्रोल यूनिट, पांचवा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब हम तीसरे पे चर्चा करेंगे। तीसरा कौन सा है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी यूनिट क्यों यूज करी जाती है, डेटा को स्टोर करने के लिए। आप मेमोरी यूज करते हो, फोन में मेमोरी यूज करते हो, उसमें क्या स्टोर करते हो, डेटा। भाई फोटो लिया आपने, कोई वीडियो, वो सारी स्टोर कहाँ होती है, वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होती हैं। अच्छा सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द कंप्यूटर with the ability to temporarily hold the data, instruction and programs that the central processing unit needs to perform task। अब मेमोरी के अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर हो जाता है, और उस डेटा पे स्टोर होने पे जो हमारा CPU है उस पर कुछ काम कर देगा और हमें आउटपुट दे देगा। अब हम देख लेते हैं भैया मेमोरी यूनिट के टाइप कितने होते हैं। मेमोरी कितनी टाइप होती है बेसिकली, हम सभी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अच्छा मैं बता दे रहा हूँ ना आपको। प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। और रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अच्छा सेकेंडरी मेमोरी की कितने टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स्ड स्टोरेज, एक होती है रिमूवेबल स्टोरेज। अच्छा फिक्स्ड स्टोरेज मतलब समझ नहीं आया, अरे जो आपके कंप्यूटर या सिस्टम में ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड होती है, हाँ, जैसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। अरे जब आप कंप्यूटर लैपटॉप, जैसे लैपटॉप आप लाते हो
तो उसमें एसएसटी होती है ना, तो वो फिक्स्ड स्टोरेज के अंदर आती है, वो बेसिकली पार्ट किसका होता है, सेकेंडरी मेमोरी का होता है। अच्छा, और रिमूवेबल स्टोरेज जैसे यूएसबी। ठीक है, तो टाइप समझ आ गया आपको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ गए हैं हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है और ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। याद बेसिकली कैसे हो जाएंगे, आपको अगर समझ आ गया तो ऑटोमेटिक आप लिख दोगे एग्जाम में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही लैंग्वेज लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना। ठीक है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और अर्थमेटिक operations are performed in the arithmetic and logical unit of the CPU। देखो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अगर वो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होगी तो उसको सॉल्व कौन करेगा, उसको सॉल्व ये वाले भैया करेंगे। कौन से, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वाले। ये वाले भैया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे उनको ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, लॉजिकल डिसीजंस इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ टू डेटा आइटम्स टू सी विच वन इज लार्जर और स्मॉलर और इक्वल। अब जैसे कि कोई डेटा आया, क्या 2 बड़ा है 3 से, अब ये डिसीजन कौन लेगा, ये भी यही लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के काम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हल करेंगे। ठीक है, अब भैया कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। कंट्रोल यूनिट का काम है कि सीपीयू के अंदर जो डेटा आ रहा है, कहां से, इनपुट यूनिट से, और सीपीयू से बाहर जा रहा है, उसको कंट्रोल करेगी। सिंपल, सीपीयू में जो डेटा आ रहा है और सीपीयू से जो डेटा जा रहा है, उस चीज को कंट्रोल करेगी। कौन करेगी, कंट्रोल यूनिट। पढ़ लेते हैं पॉइंट को। दिस इज द कोर यूनिट, दिस इज द कोर यूनिट which manages the entire functioning of the computer device। ये पूरे फंक्शनिंग कंप्यूटर डिवाइस को मैनेज करती है। The control unit coordinates and controls the data flow in and out of CPU। समझ गए इस बात का लाइन जो अभी बताई थी मैंने। ठीक है, तीसरा पॉइंट, it also controls all the operations of ALU। ये ALU जो ये चीज करता है ना, इसको भी कंट्रोल करती है। मेमोरी रजिस्टर्स एंड आल्सो इनपुट आउटपुट डिवाइस, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करती है। देखो सिंपल, आपको 2-3 सेंटेंस में बता रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सीपीयू में जो डेटा आया और जो डेटा गया उसको कंट्रोल करती है, और जो हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती हैं इनको भी कंट्रोल करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी। ये ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मेमोरी। मेमोरी को पढ़ते समय हम कुछ बेसिक चीज को समझ लेते हैं। तो बेसिक चीज ये है कि मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी यूज करी जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज करी जाती है। अब थोड़ा सपोज करो कि ये ब्लॉक है मेमोरी, मान के चलो ये मेमोरी है। अच्छा, अब अगर हम मेमोरी को जूम करें मतलब उसके अंदर देखें तो मेमोरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अच्छा, मेमोरी में सेल्स होते हैं, हाँ। अच्छा ठीक है, अगर हम एक सेल पे जूम करें, तो एक सेल को जूम करा ये, तो अगर हम एक सेल को देखें तो उसके अंदर कई सारे बिट होते हैं। देखो समझो दोबारा, ये है हमारा मेमोरी का डायग्राम, ये है मेमोरी का ब्लॉक डायग्राम सपोज करो। ठीक है, मेमोरी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। अगर हम एक सेल को जूम करते हैं तो एक सेल के अंदर बहुत सारे बिट होते हैं। समझ गए यहाँ तक। अगर हम 8 बिट को मिला दें तो हमारा 1 बाइट बनता है। जैसे ये हो गया 1 बिट, ये हो गया दूसरा बिट, ऐसे करके अगर 8 बिट को मिला दें तो हमारा इक्वल होगा 1 बाइट के।
समझ आ गया नहीं आ गया? चलो, अ बिट इज एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी की बिल्कुल एलिमेंट्री यूनिट होती है। कौन होती है? बिट। अच्छा जी, अब मेमोरी तो हमने पढ़ लिया कि मेमोरी क्या होती है, जो डेटा को स्टोर करती है। बहुत बढ़िया। अब हम उसके टाइप्स देख लेते हैं कि मेमोरी कितनी टाइप की होती है। दो टाइप की। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की। पहला रैम, दूसरा रोम। सेकेंडरी मेमोरी कितनी टाइप की होती है? अभी बताया था, फिक्स्ड स्टोरेज और रिमूवेबल स्टोरेज। लेकिन मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, एसएसडी, मैग्नेटिक टेप। ये हमारे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। क्या है ये हमारे एग्जाम्पल्स? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। अभी तक हमने क्या देखा कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। अब दो टाइप्स के होते हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं कि प्राइमरी मेमोरी बेसिकली होता क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर की। समझ गए? ठीक है, आगे। प्राइमरी मेमोरी इज अ सेक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। मतलब ये समझ नहीं आई? नहीं समझ आई? मैं समझाता हूँ। देखो, प्राइमरी मेमोरी के जो डेटा होता है, प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने का मतलब डायरेक्टली ले सकता है और उस पर कुछ काम कर सकता है। अच्छा, मतलब डायरेक्टली उसका लेन देन है उससे। अच्छा, होता नहीं डायरेक्टली जान पहचान है तो सीधे उससे बातचीत करता है मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी हैड स्टोरेज कैपेसिटी इज लो। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोरेज की कमी होती है, मतलब कम होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है। किससे कम होता है? सेकेंडरी मेमोरी से। लेकिन ज्यादा होता है कैश मेमोरी से। समझ आ गया नहीं आ गया? कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें स्टोरेज कम होता है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन ज्यादा होता है कैश मेमोरी से। अब एक चीज बताओ, मतलब प्राइमरी मेमोरी की क्या जरूरत पड़ी, सेकेंडरी मेमोरी यूज कर लेते। होता नहीं, मन में आता नहीं सवाल कि प्राइमरी मेमोरी की जरूरत ही क्या पड़ी? दो मेमोरी बना दी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जब ज्यादा ही स्टोरेज होता है, तुम्हें ज्यादा यूज करना है तो सेकेंडरी मेमोरी रख लो, प्राइमरी मेमोरी की जरूरत? तो नहीं बेटा, बहुत जरूरत है। देखो कैसे। ऑल प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड डेटा आर स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सही बात है जो आप कह रहे थे कि जो फाइल्स होती हैं, जो डेटा होता है, वो सारा स्टोर कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, जो बड़ी बड़ी फाइल होती हैं वो सारी सेकेंडरी मेमोरी स्टोर हो जाती है। क्यों? उसमें स्टोरेज ज़्यादा है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज लार्जर एंड हैंस ग्रेटर एक्सेस टाइम। बताऊंगा इसका मतलब, बताऊंगा। देखो, चलो बता ही देता हूँ। अगर हम देखो, जैसे मान लो ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डेटा है, जैसे मान लो ये फोटोज वगैरह हैं, ये डेटा है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अगर हम प्राइमरी मेमोरी को सपोज करो यहाँ से हटा दें, हटा दिया, मतलब प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे है ही नहीं, तो अब सीपीयू का जो लेन देन होगा सीधा सेकेंडरी मेमोरी से होगा। ठीक है, होगा। अब सेकेंडरी मेमोरी से अगर सीपीयू को कुछ काम करना होगा, अगर सीपीयू को कुछ काम करना होगा तो उसको डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा? सेकेंडरी मेमोरी से बोलेगा ए भाई डेटा दे, तो ये करेगा ठीक है दे रहा हूँ। ये धीरे 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 डेटा पहुंचाएगा। ये बोलेगा सीपीयू इतनी देर में तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। तो इसका जो डेटा भेजने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ से क्या होता है? स्लो एक्सेस होती है। जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को लेने में बहुत टाइम लगा देता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है। अब भाई आप चाहोगे कि कोई, आपने कहीं क्लिक करा तो बहुत एक एक घंटे में ओपन हो रही है, लोडिंग ही चल रही है, नहीं चाहोगे ना? तो आप क्या करोगे? वहां पर सेकेंडरी मेमोरी का यूज करोगे। आपने क्या है? सेकेंडरी मेमोरी लिया है। ठीक है, अब अगर आप सीपीयू को कुछ काम करना है, ठीक है, इस डेटा के ऊपर, तो ये क्या करेगा? सेकेंडरी मेमोरी इस डेटा को प्राइमरी मेमोरी में भेजेगा।
ठीक है, डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद डेटा, अगर सीपीयू को कुछ काम करना होगा तो सीपीयू बोलेगा प्राइमरी मेमोरी से, ए भाई डेटा जल्दी दे, तो ये क्या करेगा, फटाक से डेटा भेज देगा। यहाँ पे फास्ट एक्सेस है, जल्दी से ये डेटा यहाँ से खींच सकता है, फटाक से डेटा ले लिया। और यहाँ पे टाइम लग रहा था डेटा को लेने में, तो बहुत स्लो एक्सेस है, यहाँ पे फास्ट एक्सेस है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी की जरूरत पड़ी हमें यहाँ। समझ गए बहुत अच्छे से? डाउट है कहीं? नहीं है? ठीक है, समझ गए कि हमें प्राइमरी मेमोरी की क्या जरूरत है। टू रिड्यूस एक्सेस टाइम वी यूजेस प्राइमरी मेमोरी, जो एक्सेस टाइम को हम रिड्यूस करने के लिए प्राइमरी मेमोरी को यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज फास्ट एक्सेस enabling multitasking quickly process the data। समझ गया? प्राइमरी मेमोरी इज फास्ट एक्सेस है, enabling multitasking। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए? अब हम पढ़ते हैं रैम के बारे में। जैसे हम देखते हैं ना, किसी के पास 8 GB रैम है, 16 GB रैम है। अब हम इस चीज को देखते हैं कि ये रैम होता क्या है। तो देखो, any process in the system in the system which needs to be executed is loaded in RAM। मतलब नहीं समझ आया? देखो मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर सेकेंडरी मेमोरी को अगर प्राइमरी मेमोरी में डेटा भेजना है, तो डेटा भेजेगी कहाँ? प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हमने देखा था, एक होती है रैम, एक होती है रोम। तो अगर सीपीयू भैया को कुछ काम करना होगा तो वो डेटा मांगेंगे, डेटा मान लो सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी से डेटा आएगा प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में कहाँ? रैम के अंदर। समझ आ गया नहीं आ गया? और उसको सीपीयू भैया जल्दी से खींच लेंगे डेटा को। तो अब इस पॉइंट को दोबारा आते हैं। एनी प्रोसेस इन द सिस्टम which needs to be executed is loaded in RAM। समझ गए? डेटा लोड हो जाता है रैम के अंदर, डेटा लोड हो जाता है रैम के अंदर अगर इन भैया को कुछ काम करना हो, सीपीयू भैया को। ठीक है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ वी क्लिक ऑन एप्लीकेशंस लाइक ब्राउजर, अगर आपने ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे क्लिक करा, तो जो ब्राउजर का जो डेटा है, जो ब्राउजर के जो प्रोग्राम्स हैं, वो लोड होंगे आपके रैम में। अगर रैम में लोड हो गए तो सीपीयू वहां से फास्ट एक्सेस कर लेगा, तो वहां से आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। सिंपल, यही रैम का काम होता है। क्लियर है? ओके, अब रोम का देख लेते हैं। एनी डेटा दैट डज नॉट नीड टू बी चेंज इज सेव्ड इन रोम। कोई भी डेटा जिसको नीड नहीं है चेंज होने की, कोई भी डेटा जो चेंज नहीं हो सकता बेसिकली, जैसे कि चेंज कौन सा नहीं हो सकता? जैसे आपने कोई, जैसे मान लो आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, तो आप कंप्यूटर खरीदने जब स्टार्ट करते हो तो जो स्टार्ट करने का जो डेटा है, भाई कुछ तो कोडिंग होगी ना स्टार्ट होने की भी, कंप्यूटर किस तरीके से स्टार्ट होगा, किस तरीके से सारी फाइल लोड होंगी, ये भी डेटा, इसका भी एक प्रोसेस होता है। तो ये इसका जो डेटा है ये सारा कहाँ स्टोर होता है? ये स्टोर होता है रोम के अंदर। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, द रोम कंटेन्स प्रोग्राम्स दैट रन व्हेन द सिस्टम बूट अप। जैसा अभी बताया, सिस्टम जब आपका बूट अप हो रहा होगा, वो सारे प्रोग्राम्स कंटेन होंगे हमारे रोम के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आ गए हैं हम सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी स्टोरेज। ये आपको अच्छे से एग्जाम में पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल डिलीट द डेटा। अगर आपको किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है,
तो वो डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, डेटा इज स्टोर परमानेंटली इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। सपोज करो आप एकदम बढ़िया सा डेटा लिख रहे थे, या फिर आप बढ़िया सा डेटा नोट पैड पे लिख रहे थे मान लो, ठीक है, और आपका वो आपकी लाइट चली जाए, कंप्यूटर पे लिख रहे थे और लाइट चली जाए, तो जितना सारा लिखा था आपने डेटा वो सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप उस डेटा को सेव कर देते तो वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता, तो वहाँ पे आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता, वहाँ से आपको वहाँ आप उस डेटा को जो आपने इतना सारा लिखा था वो एक्सेस कर सकते थे। इसी का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है उस डेटा को खोती नहीं है, उसको सेव कर लेती है और उसको वो कहती है आपसे कि आप इसको यूज करो, बट सेव कर देना पहले, तभी वो सेव करेगी सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है फिक्स्ड स्टोरेज, दूसरा होता है रिमूवेबल स्टोरेज। फिक्स्ड स्टोरेज कौन सा होता है, जो सिस्टम में ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं उन स्टोरेज को फिक्स्ड स्टोरेज कहते हैं, जैसे कि एसएसडी, हार्ड ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिनकी फुल फॉर्म है याद रखना, ठीक है। रिमूवेबल स्टोरेज, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, जो आप उनको सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हो उन स्टोरेज को। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और बच्चों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप तभी अच्छे से लिख पाओगे जब आपको याद होगा अच्छे से। तो याद कब होगा, जब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे और नोट्स बनाओगे। प्रॉपर यूज़ करना अपने रेड पेन का, ब्लू पेन का, ब्लैक पेन का, और अच्छा सा रजिस्टर लेना है, और उसमें साइड में आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी, जो भी आपके लोकल लैंग्वेज में, उसमें लिखना है आपको, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।